आप सभी विद्यार्थियों का हमारे भविष्य कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में जितना चमकदार दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लाइट दिख रहा है, इस लाइट के चक्कर में नहीं रहो, क्योंकि अभी रात है और रात को टाइम हो रहा है 1:45। ठीक, तो देखेंगे कुछ थोड़ा सा बताना है कि आज के इस वीडियो हम लोग 11th क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और 11th क्लास जो है उसका हिंदी जो फर्स्ट चैप्टर पूस की रात है, उसके लेखक प्रेमचंद जी की जीवनी को पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद जी एक लेखक हैं जो कि 11th क्लास के पूस की रात के लेखक हैं और इन्होंने बहुत सारा लेखन कार्य भी किए हैं। तो जब लेखक हैं तो इंसान है, और इंसान है जब, तो इन्होंने जन्म लिया है। तो जन्म लिया है तो किसी न किसी दिन में लिया है, किसी न किसी वर्ष में लिया है। तो इनका जन्म हुआ है 13 जुलाई 1880 को। कब? 13 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है। और जब जन्म हुआ है तो किसी न किसी जगह पे हुआ है, किसी न किसी स्थान पे हुआ है। तो इनका जन्म स्थान है ग्राम लमही, वाराणसी, यूपी में। तो आप किस गांव से हो, किस ग्राम से हो, कमेंट में जरूर बताओगे। तो इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? ग्राम लमही, वाराणसी, यूपी में। और जब इनका जन्म हुआ है तो इनका कुछ न कुछ नाम हुआ। तो इनका मूल नाम रहा धनपत राय। क्या नाम रहा? मूल नाम इनका धनपत राय। और आरंभिक लेखन, जब शुरुआती लेखन का दौर था, तो शुरुआती लेखन दौर में नहीं, आरंभिक लेखन में नवाब राय के नाम से जाने गए। किस नाम से? नवाब राय के नाम से आरंभिक लेखन में प्रेमचंद जी जाने गए। इसके बाद कि जो भी इंसान है वो बिना माता पिता के जन्म नहीं ले सकता है। तो इनके भी माता पिता रहे और इनके माता पिता का नाम रहा, तो इनके माता का नाम रहा आनंदी देवी। क्या नाम रहा? इनके माता के नाम रहा आनंदी देवी और इनके पिताजी के नाम मुंशी अजायब राय। तो आपको ध्यान रहेगा कि प्रेमचंद जी के माता पिता का नाम, माता का नाम है आनंदी देवी और पिता का नाम है मुंशी अजायब राय। इनकी शिक्षा, तो बिना शिक्षा के कोई लेखक नहीं बन सकता है। भले ही वो डिग्री ले या डिग्री न ले, लेकिन बिना शिक्षा के कोई लेखक नहीं बन सकता है। यहाँ देखेंगे इनकी लेखक जो हैं प्रेमचंद जी, इनकी शिक्षा कितनी लेट से यानी विलंब से मिला। इनका जन्म 1880 में, लेकिन इन्होंने मैट्रिक पास किया है 1910 में और बीए इन्होंने 1919 में किया। यानी कि मैट्रिक और इंटर का गैपिंग देख सकते हैं कितना वर्ष का रहा। और इनकी वृत्ति क्या क्या रहा? इनकी वृत्ति, तो वृत्ति में देखेंगे कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना इनका वृत्ति रहा, अध्यापिकी यानी कि मास्टरी का थोड़ा सा शौक रहा, और फिर जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टर भी रहे। क्या? यानी कि सब इंस्पेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टर भी रहे, कार्य किए। फिर क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर असहयोग आंदोलन जब छिड़ गया, तो असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी भी इन्होंने छोड़ दिया। और ये एक बहुत बड़े लेखक हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, प्रमुख कृतियां भी हैं। उस कृति को देखेंगे कि कौन कौन सी इन्होंने कृतियां लिखा। और चीज़ क्या है, संपादन इन्होंने क्या क्या चीज़ का संपादन किया है। तो इन्होंने 4 चीज़ों का संपादन किया है इनकी लेखन कार्य में। एक रहा मर्यादा, दूसरी माधुरी, जागरण और हंस, ये इनके संपादन रहे। इसके बाद इनकी प्रमुख कृतियों को देखते हैं और बताएंगे कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इनकी प्रमुख कृतियां क्या क्या है, तो सबसे पहली क्या कृति है सेवा सदन, दूसरा प्रेम आश्रम, क्या रहा प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी इसके जैसा और भी जो इनका लेखन कार्य रहा, कृतियाँ रहा, वो सभी उपन्यास हैं। क्या है? उपन्यास। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है गोदान, जो कि गोदान की तुलना हमारे रामचरितमानस यानी कि रामायण से किया जाता है। तो प्रेमचंद जी की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई लेखन यानी कृतियाँ रहा तो वो कृति गोदान रहा, जिसकी तुलना रामायण से की जाती है। फिर है
कि लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखा, जो कि मानसरोवर 8 खंड में है। और निबंध, बहुत सारा निबंध लिखे, लेख टिप्पणियां भी किए और विविध प्रसंग जो है 3 खंडों में संकलित किए। और इन्होंने बहुत सारे अनुवाद भी किए। और इसके बारे में, यानी कि प्रेमचंद जी के बारे में और अधिक जानेंगे कि क्या है। तो है कि हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व प्रसिद्ध, यानी विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। पूरे विश्व के प्रसिद्धि के लिए, विश्व साहित्य के लिए क्या बन चुके हैं? विभूति बन चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद समय के गुजरने के साथ साथ, यानी जब भारतीय स्वाधीनता के समय, जिस आज़ादी के लिए जो कुछ भी आंदोलन चल रहा था, उस समय गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब कि आज़ादी के समय जो कुछ भी घटनाएं घट रही थी, उन समय से लेकर के अतिक्रमण यानी सीमा से बाहर भी इनकी वैश्विक रूप ग्रहण कर चुका। प्रेमचंद बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में, मतलब बहुत गहरे और विशिष्ट यानी विशेष रूप में भारतीय नव जागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे। भारतीय नव जागरण यानी भारत को एक नया जागरूकता देने वाले और राष्ट्रीय आंदोलन की उपज को अभिव्यक्त करने के लिए इनकी स्थान सर्वोत्तम रहा। राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियां शेष हैं और नव जागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। क्या है? मतलब ये भी और बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीय और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन और प्रच्छन्न रूप में जारी है। मतलब कि इनकी जो भी रचना रहा, राजनीति के साथ साथ समाज और संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले कवि, कहानीकार प्रेमचंद जी रहे, जिनकी रचनाएं समाज को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मानववाद को आगे बढ़ाने वाला इनकी जो भी रचना रहा, परिवर्तन करते रहा करेगी। और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। मतलब इनकी रचना जो है हमारे लोकतंत्र से और समाज से भी जुड़ा हुआ है। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा, कसौटी और पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। यानी कि जो कुछ भी इनकी कसौटी रहा लेखन का, जो कुछ भी सामाजिक चीज़ रहा, सामाजिक सोच रहा, सामाजिक चिंतन रहा, नव जागरण की इनकी जो रचनाएं रही, वो लोकतंत्र की चुनौतियों, कसौटियों पर उतरता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। मतलब कि इनका क्या है कि लोकतंत्र से संबंधित ज्ञान को जानने के लिए भी इनकी रचनाएं क्या है, एक पाठ है, यानी कि अध्ययन करने योग्य इनकी रचनाएं हैं। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों से जोड़ने का काम किया था। मतलब कि ये जो है केवल साहित्य को मनोरंजन रूप तक ही नहीं छोड़ा, बल्कि साहित्य को मनोरंजन के स्थान से आगे बढ़ाते हुए, ऊपर उठाते हुए जीवन के सार्थक रूपों से भी जोड़ने का काम प्रेमचंद जी ने किया। उस युग के जीवन, समाज की समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, महाजनों और सरकारी अमलों द्वारा किसानों के शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, स्त्रियों की पराधीनता, वृद्ध विवाह, बाल विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएं, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं
ने उन्हें रचना के लिए प्रेरित किया था। ये सभी जितनी सारी कल्पनाएं थी, जितनी सारी समस्याएं थी, शिक्षा से संबंधित, शोषण से संबंधित, सामाजिक, नैतिक, अलग अलग अमल, किसान शोषण, कुप्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ये सब जितना सारा चीज़ें घटनाएं थी समाज में, इन सभी ने इनको रचनाएं करने के लिए इनको बाध्य किया, इनको प्रेरित किया ऐसी रचनाएं लिखने के लिए, समाज को उद्धार दिलाने के लिए वैसी रचना करने के लिए इनको प्रेरित किया सभी घटना ने। उन्होंने अधीनता और बेचैनी से समस्याओं और जीवन और विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये सभी जितनी समस्याएं थी जीवन की, और अधीरता और बेचैनी से क्या किए, उन सभी चीज़ के पहलुओं को साहित्य में चित्रित किए। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ हैं, और जितनी सारी समस्याएं उस समय थी, शोषण का, शिक्षा का, वो सभी समस्याएं हमारे समाज में आज भी हैं। इसलिए प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जितने प्रासंगिक उस समय थे उतना ही प्रासंगिक आज के समय में भी उनकी रचनाएं हैं, और वे हैं। प्रेमचंद का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। इनका जितना भी साहित्य है, इनके द्वारा जितनी भी रचनाएं की गई हैं, लगभग सभी में जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण जैसा कार्य करती हैं। वह हमारे संक्रमणशीलता, समाज के अंतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। मतलब कि अंतः संघर्ष, जो आंतरिक संघर्ष है वो, और जो जिजीविषा का साक्ष्य भी है। प्रेमचंद मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, कैसे लेखक है प्रेमचंद, जो है प्रमुख रूप से किसानों के लेखक हैं। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात, जो हम लोग पूस की रात इनकी कहानी पढ़ेंगे इस पाठ में, इस किताब में, तो पूस की रात जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है। एक छोटे किसान की ही कहानी है, मतलब एक छोटे से किसान की ही कहानी है, जो इस पाठ में, इस किताब में हम लोग पढ़ेंगे पूस की रात में। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हार गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता। मतलब एक किसान के बारे में बता रहे हैं कि क्या करता है कि पूस की रात की जो है, जो व्यवस्था है, तो एक और वह व्यवस्था जिसमें दिन रात हार, यानी अपना हड्डी गलाकर भी जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता है, तो दूसरी ओर पूस की वह करकराती ठंड जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं। इस रात इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मरैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। किसके साथ? जबरा के साथ। उस ठंडी करकराती उसकी रात जो है, एकदम ठंड है, उसमें अपने जबरा के साथ रात गुजरता है। और जबरा जो है इसका कुत्ता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास मूक जानवर कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। नीलगाय रात में उसकी फसल चर जाती है, और इसी तरह से जब वो बैठे रहता है अपने जबरा के साथ, तो रात को जो नीलगाय हैं वो आकर के उसी खेत की फसल को चर जाती है। प्रेमचंद ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। मतलब बहुत बड़े फलक पे क्या किए हैं? इस कहानी की रचना, यानी पूस की रात की रचना इन्होंने किया है। और इनके बारे में कुछ लिखा गया है जो कि राम विलास शर्मा ने लिखा है, और बताए हैं कि उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं, मतलब बहुत सारी कहानियाँ ऐसी है, काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। मतलब बहुत सारा, अधिकांशतः ऐसी कहानियाँ हैं जो कि ग्रामीण कथाओं का रस अपनाया गया है। आमतौर से इनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है,
पाठक के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, मतलब प्रेमचंद जी के पास जो लिखने की कला है, जो कहानी में ठेठपन है और पाठक के हृदय में उतार देने की, डायरेक्ट सीधे उनके हृदय में उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। अक्षय यानी कि जिसका क्षय नहीं होने वाला है, तो ग्रामीण कथा भंडार से इन्होंने ऐसी कला सीखा है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई। इनकी कहानियाँ जो है प्रेमचंद जी की केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई ना कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टि, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। मतलब इनकी रचना में किसी न किसी समस्या का हल मिलता है, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई सुझाव रहता है, जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण रहता है इनकी रचनाओं में। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसा चित्र खींच कर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रुखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही है। मतलब ऐसे कहानी लिखते हैं इस तरह से चित्र खींच करके कि पढ़ने वालों को ऐसा लगे कि उनकी आंखों के सामने ऐसी घटनाएं घट रही हैं। उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा पर असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। मतलब कि सभी भाषाओं में असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण और जो कौशल है, चरित्र चित्रण करने का जो कौशल इनके पास है, और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढने की जो क्षमता है, उन्हें एक प्रभावशाली कहानीकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बना देती है। मतलब एकदम प्रिय फेवरेट कलाकार ये जनता के बन जाते हैं। इनकी सहृदयता और मानव प्रेम की जो उदारता है, इस तरह से ये क्या है, जनता के फेवरेट बन जाते हैं। और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और पढ़ेंगे पूस की रात जो कहानी है उसको मिलते हैं और देखते हैं कि लास्ट में कितना टाइम हो चुका है। लास्ट में 2:05 हो चुका है, इसलिए लास्ट में एक लाइन है, क्या है कि दिन बनाने में दिन लगते हैं, दिन बनाने में दिन लगते हैं, ये बात तुमको आसान लगता है। तो इसके साथ धन्यवाद और बंद किया जाता है क्लास को।